नमस्कार। 2024 का चुनाव ईवीएम के लिए बहुत सारे सवाल छोड़ के गया है। आज का ये वीडियो हमारा ईवीएम पर है। इसमें हम राजनीतिक बात कम करेंगे और ईवीएम पर किए गए रिसर्च के ऊपर और तथ्यों से जुड़े हुए बातें करेंगे। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2009 से ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है ये मुद्दा हिमालय में तपस्या करने चला जाता है। सबसे पहले ईवीएम में वोटिंग कैसे होती है, हम उसको मोटे तौर पर समझते हैं। ईवीएम मशीन के मुख्य रूप से दो हिस्से हैं, एक कंट्रोल यूनिट और दूसरा बैलेट यूनिट। कंट्रोल यूनिट पीठासीन या वहां मौजूद किसी भी अधिकारी के पास हो सकता है और दूसरा है बैलेट यूनिट, जिस पर आप बटन दबाते हैं और वोट होने की बीप बज जाती है। ईवीएम मशीन का इस्तेमाल बैलेट पेपर से ज्यादा सरल और सुविधाजनक है। पीआईबी में छपे प्रेस विज्ञप्ति से पता लगा कि 2013 के बाद बने ईवीएम को M3 का नाम दिया गया है। ईवीएम की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए मुख्य रूप से उसमें दो बदलाव किए गए। पहला बदलाव यह किया गया कि अगर ईवीएम में थोड़ी सी भी छेड़छाड़ यानी टैंपरिंग की गई तो यह ईवीएम खुद ही काम करना बंद कर देगा। और दूसरा बदलाव ये कि जब भी ईवीएम को स्टार्ट किया जाएगा तो ये मशीन अपने आप को पूरी तरह से जांचेगा और अगर इसके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में कोई बदलाव किया गया होगा तो उस बदलाव को पकड़ लेगा। चुनाव आयोग का यह दावा है कि ईवीएम से बहुत सारी मशीनें जुड़ी हुई नहीं हैं और इसमें इंटरनेट, वाईफाई या ब्लूटूथ का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए इसे हैक नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि ईवीएम चुनाव आयोग की निगरानी में किसी सुरक्षित जगह रखा जाता है, इसलिए इसके हार्डवेयर में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। और इन्हीं कारणों से चुनाव आयोग ईवीएम को टैंपर प्रूफ, अचूक और परफेक्ट मशीन मानती है। मैं चुनाव आयोग के जानकारी के लिए ये बात बताना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं बनी है जो टैंपर प्रूफ हो, परफेक्ट हो और अचूक हो। ये बात बिल्कुल सही है कि ईवीएम में वाईफाई, ब्लूटूथ, इंटरनेट जैसी सुविधाएं और तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए इसमें छेड़छाड़ करना मुश्किल है। लेकिन ये छेड़छाड़ कितना मुश्किल है, इस बात का पता तो तभी लगेगा जब चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से ईवीएम को जांचने का मौका देगी। 2009 के चुनाव के बाद सभी विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे और बीजेपी उनमें से एक पार्टी थी। तब चुनाव आयोग ने एक खुला चैलेंज रखा कि अगर कोई ईवीएम से छेड़छाड़ करके दिखाएगा तो चुनाव आयोग ये मान लेगी कि ईवीएम अचूक नहीं है। और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हैदराबाद के टेकप्रेन्योर यानी तकनीकी क्षेत्र के उद्यमी हरि के प्रसाद और उनकी टीम चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची और थोड़ी देर ईवीएम के साथ रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद जब उन्होंने वहां पर मौजूद चुनाव अधिकारियों को यह बताया कि ईवीएम में छेड़छाड़ किया जा सकता है और उन्हें कुछ और घंटे चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए, तब उन्हें किन्हीं कारणों से मना कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद चुनाव आयोग अपने चैलेंज में बदलाव करते हुए एक नए शब्द को जोड़ देती है, नॉर्मल टैंपरिंग। चुनाव आयोग के हिसाब से इसका मतलब था कि ईवीएम को बिना खोले ही छेड़छाड़ करना था। और ये बहुत हास्यास्पद था, क्योंकि जब हम ईवीएम में टैंपरिंग यानी छेड़छाड़ की बात करते हैं तो वो किसी भी तरह का हो सकता है। मेरा एक सवाल है कि ये नॉर्मल टैंपरिंग क्या होता है और चुनाव आयोग ये शब्द कहां से लेके आई थी। अगर आप में से कोई जानता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए ताकि मेरी भी जानकारी बढ़े। और रही बात ईवीएम में टैंपरिंग की, तो वो तो जहां ईवीएम को रखा जाता है वहां पर भी की जा सकती है और जहां ईवीएम बनाया जाता है टैंपरिंग वहां पे भी की जा सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से वॉलहॉक और एलेक्स हाल्डरमैन और उनके साथी और भारत की एक कंपनी नेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हरि के प्रसाद, जिनका नाम मैंने अभी ऊपर भी लिया था, और उनके साथी लोगों ने मिलकर 2009-10 में एक रिसर्च किया और उसे कंप्यूटर के क्षेत्र में एक कॉन्फ्रेंस पेपर के तौर पर छापा। और इस पेपर में इन्होंने इस बात को रखा कि दुनिया के सभी वोटिंग मशीनों की तरह भारतीय ईवीएम में भी सुरक्षा खामियां हैं। ध्यान से सुनिएगा, सुरक्षा खामियां हैं। और जो कोई भी तकनीकी रूप से दक्ष होगा वो ईवीएम के हार्डवेयर में सेंध लगा के गड़बड़ी कर सकता है और अपने मन मुताबिक वोटों की हेराफेरी कर सकता है। इस रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए हरि के प्रसाद और उनकी पूरी टीम को एक ईमानदार अधिकारी ने अपनी नौकरी को दांव पर लगाते हुए ईवीएम उपलब्ध कराया। और फिर पूरी टीम ने ईसीआई के दावे के बिल्कुल उलट ये पाया कि ईवीएम में गड़बड़ी पूरी तरह से संभव है। और इतना ही नहीं, इनकी पूरी रिसर्च टीम ने ईवीएम में गड़बड़ी करके दिखा भी दिया, और वो भी आसानी से।
समय और संसाधन की कमी के कारण मैं उस रिसर्च पेपर का हिंदी अनुवाद नहीं कर पाया, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने उसका इंग्लिश वर्जन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और आप वहां से पढ़ सकते हैं। चुनाव आयोग ने ईवीएम में किए गए इस बदलाव को अच्छे से समझने की जगह हरि के प्रसाद पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि ईवीएम कहां से मिला। अगर ये जानकारी हरि प्रशासन को दे देते हैं तो प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन हरि के प्रसाद ने कभी भी इस अधिकारी का नाम नहीं बताया और मेरी जानकारी के अनुसार इस बात के लिए उन्हें कुछ दिनों के लिए जेल में भी रहना पड़ा। इस बात का ध्यान रहे कि इन सभी लोगों ने अपने ईवीएम वाले रिसर्च को एक रिसर्च पेपर में छापा है और इसलिए इस पर सवाल उठाना किसी एक्सपर्ट के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और सत्यापन यानी वेरीफाइबिलिटी बहुत जरूरी है और हमारे ईवीएम में इन दोनों चीजों की कमी है। मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ वोट देने की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा हूँ, न कि पूरे चुनावी प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पारदर्शिता की। जब हम बैलेट पेपर से वोटिंग करते थे तो हमें पता होता था कि हमने किस प्रत्याशी को वोट दिया है। वहीं ईवीएम में हम बटन तो किसी एक प्रत्याशी के लिए दबाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये वोट उसी प्रत्याशी को गया है या नहीं। तो साफ तौर से ईवीएम पारदर्शी तो नहीं माना जाएगा। हमें अपने चुनाव आयोग पर विश्वास है, इसलिए ईवीएम पर भी विश्वास करते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि जिसे हमने वोट दिया है उसी को गया है। ये तो हुई विश्वास की बात, लेकिन इसमें पारदर्शिता कहाँ है? क्या आप जानते हैं कि ईवीएम में जो सोर्स कोड यानी एक ऐसा कोड जो ये तय करता है कि मशीन कैसे काम करेगी और क्या काम करेगी, उस सोर्स कोड को सिर्फ ईसीआईएल यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के कुछ चुनिंदा 2 से 4 इंजीनियर ही जानते हैं। उस सोर्स कोड में क्या लिखा जाता है ये बात भी कुछ चुनिंदा इंजीनियर ही तय करते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे सोर्स कोड तक चुनाव आयोग की कोई पहुंच नहीं है और ना ही इनके टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी को इसके बारे में कोई भी जानकारी। अगर इन्हें सोर्स कोड के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो जो बीईएल और ईसीआईएल के इंजीनियर बताते हैं वही टीईसी के सदस्यों को मानना पड़ता है। टीईसी मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि बीईएल और ईसीआईएल के इंजीनियर बहुत ईमानदार होंगे और उन्हें कोई भी लालच, कोई भी डर उन्हें अपने रास्ते से नहीं हिला सकेगी। लेकिन तब क्या होगा अगर इनमें से एक भी या सारे इंजीनियर किसी सत्तारूढ़ पार्टी के प्रभाव में आ जाएं? ये कोई असंभव बात तो नहीं है। ध्यान रखने वाली बात है कि ये सोर्स कोड पूरे चुनाव के रुख को मोड़ सकता है। अब अगर आप पूरी चुनावी व्यवस्था को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सिर्फ कुछ चुनिंदा इंजीनियर्स इस चुनाव के नतीजों को तय कर सकते हैं। ये कोई मिसाइल का कोड नहीं है जिसे सिर्फ एक दो लोगों के पास ही रहना चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को संभाल के रखने की बात है। अब बात सत्यापन यानी वेरीफाइबिलिटी की। वोटिंग की पुरानी व्यवस्था में जिसमें हम बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते थे, उसमें हम वोटों की गिनती को देख पाते थे और जान पाते थे कि किसे कितना वोट मिला। लेकिन ये बात ईवीएम में नहीं हो पाता क्योंकि मशीन के अंदर गिनती कैसे हो रही है ये बात आप नहीं जानते। उदाहरण के लिए मशीन में ऐसी प्रोग्रामिंग की गई हो कि हर 50 वोट के बाद 6 वोट किसी एक विशेष पार्टी के लिए दर्ज हो जाए, तो क्योंकि ये मशीन के अंदर हुआ है आप इसे कभी जान ही नहीं पाएंगे। मतलब ये कि आप नहीं जान पाते कि वोट जिस प्रत्याशी के लिए दिया गया है गिनती भी उसी प्रत्याशी के खाते में की गई है या नहीं। आखिर हम वीवीपैट के कम से कम 50% वोटिंग स्लिप का मिलान दिए गए वोटों से क्यों नहीं कर सकते? इसमें ज्यादा समय लगेगा और खर्च पड़ेगा, लेकिन जब बात हमारे लोकतंत्र पर उठते सवालों का हो तो यह समय और खर्च बिल्कुल जायज है। अगर ईवीएम इतना अचूक है तो चुनाव आयोग द्वारा इसे इतना बचा के क्यों रखा जा रहा है? क्यों उसे खोल के देखने नहीं दिया जाता है? दरअसल चुनाव आयोग ने ईवीएम को एक रहस्यमयी किला बना के रख दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड के 2017 की खबर को पढ़ रहा था। महाराष्ट्र में एक जिला है बुल्ढाना, यहाँ एक गांव है सुल्तानपुर। जिला परिषद के चुनाव के दौरान सुल्तानपुर गांव के लोगों ने पाया कि जब वो नारियल चुनाव चिन्ह पर बटन दबा रहे थे तो वोट कमल छाप पर जा रहा था और फिर इसकी शिकायत वहां पर तैनात अधिकारी से की गई और जैसा अक्सर आपको सुनने को मिलता है, अधिकारी ने ढुलमुल रवैया अपनाते हुए बात को अनसुना कर दिया और फिर स्थानीय लोगों के दबाव के बाद दोपहर में उसी अधिकारी ने इस बात का संज्ञान लिया और आगे की कार्रवाई की।
इस बात की पुष्टि आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली के डाले हुए आरटीआई में मिले जवाब से भी हो जाती है। खबर के मुताबिक प्रशासन ने यह माना है कि यह घटना हुई थी। इस घटना से यह तो पता लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी संभव है, चाहे किसी और ने यह गड़बड़ी की हो या खुद हो गया हो। तब तो चुनाव आयोग का यह दावा बहुत कमजोर है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकता है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि एक या दो में गड़बड़ी से पूरे ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस तरह की गड़बड़ी बहुत सारी ईवीएम में हो सकती है या होती होगी और इसका पता ही नहीं लगता होगा। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मई 2024 में छपे ऑर्गेनाइजर के एक खबर को पढ़ रहा था। तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी चुनाव क्षेत्र में के स्ट्रांग रूम हम उसे कहते हैं जहां चुनाव के बाद ईवीएम को संभाल के रखने की व्यवस्था होती है। ये स्ट्रांग रूम जो सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज ऊटी में था, यहाँ करीब 25 मिनट के लिए एक स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद हो गया था, जो कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में भारी कमी मानी जाएगी। और कुछ ऐसी ही खबर जिला इरोड से भी आई थी और इन दोनों खबरों को वहां के जिला प्रशासन ने माना भी है। आप जब कभी भी चुनाव आयोग से सवाल पूछेंगे तो सवाल का जवाब या तो नहीं आएगा या तो फिर ये कहा जाएगा कि ईवीएम फुल प्रूफ है, इसमें कभी भी गड़बड़ी नहीं हो सकता है। लेकिन वो इस बात का जवाब कभी नहीं देंगे कि जो गड़बड़ी हुई है या फिर जो रिपोर्टिंग हुई है वो कैसे हुई है। क्या अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संस्था कहे जनता वही मान के चुप हो जाए? चुनाव आयोग बार बार ये कहता है कि हम चुनाव से पहले इंजीनियर के सामने ईवीएम की टेस्टिंग करते हैं। आयोग से मेरा एक सवाल है कि क्या ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं की जा सकती कि पहला 100 वोट ठीक से निकले और उसके बाद हर 50 के बाद 5 या 6 वोट किसी एक खास पार्टी को जाए? ये एक सवाल है। उम्मीद है चुनाव आयोग सवाल का जवाब देगी, ना कि ये इल्जाम लगाएगी कि चुनाव आयोग को बदनाम कर रहा हूं मैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आए दिन ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग सिर्फ एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देता है? क्यों नहीं चुनाव आयोग विपक्ष के सारे नेता, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कुछ जज, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले 20-30 इंजीनियर, 50-100 पत्रकार, कुछ यूट्यूब वाले लोग जो इन विषयों का पर शोध करते हैं, उन्हें और कुछ अन्य लोगों को लेकर के 2 सप्ताह या 3 सप्ताह का एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम कर देती है। उसमें जिसे जो ठीक लगे करने दिया जाए, और अगर कुछ ऐसा है जिसे नहीं बताया जा सकता है उसे ना बताया जाए, लेकिन कारण जरूर बता दिया जाए। इससे सबके सवाल भी खत्म हो जाएंगे और चुनाव आयोग की साख भी मजबूत हो जाएगी और उससे भी ज्यादा हमारे देश के लोकतंत्र की नींव और गहरी हो जाएगी। ईवीएम से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी घटनाएं अखबार में छपती रहती हैं, लेकिन मैंने समय की कमी के कारण कुछ चुनिंदा घटना का ही जिक्र किया है। मैंने आज के वीडियो में ज्यादातर बात ईवीएम पर ही की है और इसका किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो बात मैंने आपको बताई है वो 2009 से लेकर 2024 तक की है और इस दौरान हमने सभी सरकारों को देखा है। लेकिन ये समस्या सरकार से ज्यादा एक संवैधानिक संस्था की है, जिसका दायित्व हमारे अपने देश में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डर के, बिना किसी पार्टी का पक्ष लिए चुनाव करवाना है। ईवीएम चुनाव को प्रभावित करने का एक तरीका है। इसके अलावा वोटर के पंजीकरण, वोटों की गिनती, प्रचार के तरीके, अधिकारी की निष्पक्षता और बहुत सारे कारण हैं जो वोटर को प्रभावित करते हैं और हमारे देश के लोकतंत्र को कमजोर। जब सुप्रीम कोर्ट हमें कहता है कि हमें चुनाव आयोग पर विश्वास करना चाहिए तो हमें जरूर करना चाहिए, लेकिन क्या ये विश्वास ईवीएम पर उठते सवालों और पूरी चुनावी प्रक्रिया पर उठते सवालों के बीच किया जा सकेगा? क्या यह विश्वास के जरिए ही हमारा लोकतंत्र चलेगा या इसमें संस्थाओं को जिम्मेवार बनाने की भी बात होगी? जब लोग या कोई भी राजनीतिक पार्टी ईवीएम से जुड़ी अपनी आशंकाओं को लेकर कोर्ट जा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आधारहीन शंका के बल पर अपना केस लेके चले जाते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास कोर्ट जाने का आधार होगा। ऐसा हो सकता है कि वो आधार मजबूत ना हो, लेकिन जब तक किसी बात की जांच नहीं होगी तब तक इस आधार की मजबूती का पता कैसे लगेगा? और जांच तो सरकार को ही करवाना है या कोर्ट के कहने पर ही हो सकेगा। आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, अगर हमारा लोकतंत्र रहेगा तभी ये कोर्ट, ये आयोग, ये अधिकारी और ये सभी चीजें रहेंगी, वरना तो बस। आप लोगों से आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, आप लोगों तक सही और पूरी जानकारी पहुंचे, इसलिए बहुत रिसर्च करके हम आपके लिए पूरी खबर लिख पाते हैं।
आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य होते हैं। कृपया अपने सुझाव के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लिया करें और निडर पत्रकारिता को बढ़ावा भी दें, चाहे वो कोई भी करे। धन्यवाद।